हेलो एवरीवन, आई एम रुचि जैन फ्रॉम आरजे क्लासेस। आज हम लोग CSEET का सिलेबस डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो वेलकम टू प्रोफेशन ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज। कंपनी सेक्रेटरी का जो एग्जामिनेशन है, पूरा जो सिलेबस है वो कोऑर्डिनेट करती है एक इंस्टीट्यूट जिसका नाम है ICSI, दैट इज़ इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। ICSI का हेड ऑफिस न्यू दिल्ली में है और जब आप लोगों को ICSI अपनी मेंबरशिप प्रोवाइड करेगी उसके बाद एज एन CS एज एन कंपनी सेक्रेटरी या तो आप किसी कंपनी में जॉब के लिए एलिजिबल हैं या आप खुद की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो कंपनी सेक्रेटरी का जो मेंबरशिप देती है ICSI, वो आपको दो चीज़ों के लिए एलिजिबल करती है, दैट इज CS इन होल टाइम एम्प्लॉयमेंट एंड CS इन होल टाइम प्रैक्टिस। CS पूरा करने के बाद अगर आप अपना खुद का ऑफिस चलाते हैं तो ऐसे कंपनी सेक्रेटरी को बोला जाता है प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, और वहीं अगर आप लोग किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो वो कहलाता है CS इन होल टाइम एम्प्लॉयमेंट। ICSI आपको मेंबरशिप 3 लेवल्स आपके पूरे होने के बाद प्रोवाइड करेगी। कंपनी सेक्रेटरीज के जो एग्ज़ाम्स होते थे उसमें पहले फाउंडेशन CS फाउंडेशन हुआ करता था, देन CS एग्जीक्यूटिव एंड CS प्रोफेशनल। अब जो CS फाउंडेशन है उसी को रिप्लेस किया गया है कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट नाम के एग्ज़ाम से। तो CSEET कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट, इसने रिप्लेस किया है CS फाउंडेशन को। अब कोई भी स्टूडेंट अगर एग्जीक्यूटिव में अपीयर हो रहा है तो उसको पहले क्लियर करना पड़ेगा CSEET, दैट इज कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट। ये क्लियर करने के बाद आप लोगों को एग्जीक्यूटिव के दोनों ग्रुप क्लियर करने पड़ेंगे, और वो क्लियर करने के बाद जब आप प्रोफेशनल क्लियर करोगे तो ICSI आपको मेंबरशिप देगी, और मेंबरशिप के बाद आप एज एन कंपनी सेक्रेटरी एलिजिबल हो जाते हैं या तो किसी कंपनी को ज्वाइन करने के लिए या फिर किसी कंपनी अपनी खुद की प्रैक्टिस करने के लिए। तो हमने अभी देखा कि कंपनी सेक्रेटरी और ICSI ने प्रिस्क्राइब भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया हुआ है कि मिनिमम पेड अप कैपिटल इतना अगर इस कंपनी का है तो ऐसी कंपनीज को एक फुल टाइम होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करना ज़रूरी है। तो अभी हम लोग देखें प्रेजेंट सिनेरियो में तो कंपनी सेक्रेटरी किसी लीगल डिपार्टमेंट का हेड है, और लीगल डिपार्टमेंट के हेड की रिक्वायरमेंट आपको पता है हर कंपनी में लगातार बढ़ती जा रही है। तो ये जो हमारा प्रोफेशन है अब ये वाइड स्प्रेड होता जा रहा है। कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट की अगर हम लोग बात करें तो CSEET कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट, ये कंप्यूटर बेस्ड आप लोगों का एग्जामिनेशन होगा। कंप्यूटर बेस्ड पहले जैसे CS फाउंडेशन में जो पेपर्स 4 पेपर्स हुआ करते थे 4 अलग अलग दिनों में, अब CSEET भी 4 पेपर्स को कंप्राइज करेगा, बट सेम डे 120 मिनट्स का आप लोगों को टाइम दिया जाएगा। कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जामिनेशन होते हैं उस पैटर्न में होगा, और 120 मिनट में आपको 170 क्वेश्चंस जो ये लोग प्रोवाइड करेंगे 4 पेपर्स पे बेस्ड वो सॉल्व करना पड़ेगा। और उसी के बाद 15 मिनट्स का आपको वाइवा वॉइस दिया जाएगा, कोई एक क्लिप साउंड कुछ आपको बताया जाएगा और उस पर वेरिएबल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, एनी नंबर ऑफ क्वेश्चन दे कैन आस्क। तो ये जो टोटल आपका पेपर रहेगा तो एक ही दिन में आप लोगों को कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट के पूरा ही जो आपका पेपर है वो एक ही दिन में कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर। इसके लिए मैंने आपको मैक्सिमम टाइम बताया है कि जो टाइम आप लोगों के पास है 120 मिनट्स मतलब 2 आवर्स, और उसी के बाद आप लोगों को 15 मिनट्स का वहाँ पर ही कंप्यूटर पे क्लिप या कुछ ऑडियो विजुअल कुछ बताया जाएगा, उसी पे बेस्ड जो क्वेश्चन है वाइवा वॉइस का वो रहेगा 15 मिनट्स का। तो ये हम लोगों ने इसका पेपर पैटर्न देखा। कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट, ये जो एग्ज़ाम है इसके सिलेबस में देखें आप 4 पेपर्स आप लोगों को फेस करना है, पेपर 1, 2, 3 एंड 4। पेपर 1 जो हम लोग पढ़ेंगे बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन के जो मैक्सिमम मार्क्स है वो है 50, और 50 में जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप लोगों को एग्जाम में फेस करना है वो 35 है।
35 में भी देखें बाइफरकेट करके मैंने यहाँ पर आपके लिए लिखा हुआ है कि 15 क्वेश्चन रहेंगे 2 मार्क्स के और 20 क्वेश्चंस रहेंगे 1 मार्क के। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन 15 प्लस 20 कितने हो जाते हैं 35, और 35 क्वेश्चंस के लिए जो मैक्सिमम मार्क्स फर्स्ट पेपर में है बिजनेस कम्युनिकेशन में, दैट इज 50 मार्क्स। तो पेपर नंबर 1 CSEET का बिजनेस कम्युनिकेशन। पेपर 2 जो हम लोग पढ़ेंगे लीगल एप्टीट्यूड, ये लॉ वाला पोर्शन है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, तो ये लीगल एप्टीट्यूड इज योर लॉ। एंड लॉजिकल रीजनिंग में वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग, तो रीजनिंग वाला पार्ट है, और लॉ जिसमें ये दोनों जो सब हेडिंग से लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग अगेन कंप्राइज 50 मार्क्स। और इन 50 मार्क्स में ये डिवाइडेड है कि लॉ में से जो मार्क्स रहेंगे वो 25 है और लॉजिकल रीजनिंग के कितने हैं 25। इसमें भी वही फर्स्ट पेपर जैसा नंबर ऑफ क्वेश्चन 35 रहेंगे, 15 क्वेश्चन 2 मार्क्स ईच और 20 क्वेश्चन 1 मार्क ईच। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन सेकंड में भी आप लोगों का जो पेपर 2 है इसमें भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके पास कितने रहेंगे 35, और मैक्सिमम मार्क्स कितने रहेंगे 50। और 50 में हमने डिवीजन देखा कि लॉ का 25 और रीजनिंग का भी 25। पेपर नंबर 3 इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। बेसिकली ये आपकी इकोनॉमिक्स है, यही सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। इकोनॉमिक्स यहाँ पर हम लोग देखें तो मैक्सिमम मार्क्स कवर करती है 50 मार्क्स की जो इकोनॉमिक्स है, इसमें भी आपके जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो 35 है। अगेन इकोनॉमिक्स और बिजनेस एनवायरनमेंट डिवाइडेड है कि इसमें से भी क्वेश्चन 25 मार्क्स ईच में से आएंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 35, और वही डिवीजन जो फर्स्ट 2 मार्क्स का था, फर्स्ट 2 सब्जेक्ट्स का जो डिवीजन था, जैसे कि 15 क्वेश्चन 2 नंबर के और 20 क्वेश्चन रहेंगे 1 मार्क ईच के। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से भी जो आएंगे वो 35 होंगे, और मैक्सिमम जो इसके मार्क्स हैं वो कितने हैं 50। तो इकोनॉमिक्स 50 मार्क्स का है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 35 है। 1 और 2 मार्क्स के आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चंस को फेस करना है। पेपर नंबर 4 इज योर करंट अफेयर्स, प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल। तो ये जो प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल है इसमें वाइवा वॉइस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जो आप लोगों को ऑडियो वीडियो कोई क्लिप दिखाएंगे उस पे जो क्वेश्चन रहेगा वो ये वाला पार्ट है 30 मार्क्स का। इसके लिए जो आपके पास मिनट्स रहेंगे वो 15 मिनट्स का आप लोगों को उन्होंने कोई एक क्लिप दिखाया फिर क्वेश्चन पूछा, वो 120 मिनट्स जो है हमारे जो मेन पेपर के उसका पार्ट नहीं है, वो अलग से आपको टाइम दिया जाएगा 15 मिनट्स का। करंट अफेयर्स 20 मार्क्स का है, इसमें देखें 5 क्वेश्चन 2 मार्क्स के रहेंगे, 10 क्वेश्चन 1 मार्क। तो करंट अफेयर्स यहाँ पर 20 मार्क्स है, और प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स दैट इज योर वाइवा वॉइस पार्ट वो 30 मार्क्स का है। तो टोटल 20 प्लस 30 अगेन यहाँ पर जो पेपर 4 है करंट अफेयर्स एंड प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल 50 मार्क्स का है। तो 4 पेपर आप लोगों के पास है 50 मार्क्स ईच। तो आप ये देखें कि आपके पास 200 टोटल नंबर जो मैक्सिमम मार्क्स है आपके पेपर के वो 200 है। इंडिविजुअल सब्जेक्ट में जो मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया है वो है 40%, और एग्रीगेट मतलब चारों सब्जेक्ट्स का मिला के जो आपका एग्रीगेट है वो आना चाहिए 50%, तो ही जाके आप ये एग्जामिनेशन क्लियर कर पाएंगे। कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट वाला जो आपका एग्जामिनेशन है ये 4 टाइम्स इन अ ईयर, 4 बार एक साल में कितने अटेम्प्ट होंगे इसके 4 अटेम्प्ट्स में देखें मई, जुलाई, नवंबर और जनवरी। तो ये 4 मंथ्स में वो आपको डेट डिक्लेयर करेंगे। 1 डे का आपका पेपर होगा, 120 मार्क्स आपका जो मेन फ्रेम जो मेन क्वेश्चंस हैं उनको पूरा करने के लिए, रेस्ट जो 15 मार्क्स है वो आप 15 जो मिनट्स हैं वो आपको मिलेंगे वाइवा वॉइस के लिए। इसी के बाद अगर हम देखें तो सबसे अच्छी बात ये है CSEET की कि यहाँ पर नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जैसे कि अदर प्रोफेशनल एग्जाम्स में हम देखें तो नेगेटिव मार्किंग का बहुत बड़ा इशू रहता है, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो सारे क्वेश्चंस आप अच्छे से अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। अगर कोई क्वेश्चन नहीं भी आता है और आपको लगता है कि इसका ये आंसर होना चाहिए तो आप उसको मार्क करें, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है,
तो आप करें या न करें, ठीक है। अगर वो आंसर आपका गलत भी निकलता है तो माइनस मार्किंग नहीं होगी, पोजीशन आपकी वही पहले जैसी रहेगी। तो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग का कोई इश्यू नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग। तो क्वेश्चंस आप लोगों को जितने क्वेश्चंस हैं सारे ही अटेम्प्ट करना है। इस स्ट्रेटेजी को अपने माइंड में क्लियर रखिएगा। पासिंग क्राइटेरिया मैंने आपको बताया, इंडिविजुअल सब्जेक्ट के लिए मिनिमम 40% और एग्रीगेट में आपको कितना चाहिएगा 50%। ये है आपका एग्जामिनेशन पासिंग क्राइटेरिया। मतलब हर सब्जेक्ट में मिनिमम आपका, जैसे ये 50 मार्क्स का पेपर है तो इसका 40% कम से कम आना चाहिए, ठीक है। तो 40% 20 मार्क्स कम से कम। और एग्रीगेट में आपको जो चाहिए चारों पेपर्स का मिला के वो कितना चाहिए, 200 में से 100 नंबर। और इंडिविजुअल सब्जेक्ट में मिनिमम कितना चाहिए आपको, 40%। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैंने आपको बताया इस एग्जाम में 120 है। मैक्सिमम मार्क्स वो जो 120 क्वेश्चन है उसके 170 है। और टाइम जो आपको एग्जाम में अलॉट किया जाएगा वो 120 मिनट, दैट इज 2 आवर्स। और इसी के बाद आप वाइवा वॉइस वाला पार्ट देखेंगे, ये 30 मार्क्स का है। इसके लिए आपके पास 15 मिनट्स है और एनी नंबर ऑफ क्वेश्चन, वेरिएबल नंबर ऑफ क्वेश्चंस दे कैन आस्क फ्रॉम इट। तो अगर हम देखें तो इन शॉर्ट में आपको बताऊं तो पहले जो कंपनी सेक्रेटरी फाउंडेशन एग्जामिनेशन होता था, सीएस फाउंडेशन होता था, सीएस फाउंडेशन के प्लेस पर अब आ गया है CSEET, कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट। हर वो बच्चा जो एग्जीक्यूटिव को फेस करना चाहता है, अब उन्होंने एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट उसके लिए कंपलसरी कर दिया है। एक ही दिन में ये कंप्यूटर बेस्ड पेपर है, जो चारों पेपर से आपके एक ही दिन में आप लोगों को अटेम्प्ट करके आना है। एग्ज़ाम जो होगी उसमें आपकी मैक्सिमम क्वेश्चंस हमने यहाँ पर देखे, वो आपसे कितने पूछेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन 120, मैक्सिमम मार्क्स है इसके 170, 30 मिनट मार्क्स का आपके पास वाइवा वॉइस है। तो टोटल नंबर आपके पास जो है CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस एग्जामिनेशन टेस्ट के 200 में से मिनिमम पास होने के लिए हमको कितना चाहिए, 100। इंडिविजुअल सब्जेक्ट में जो मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया है वो है 40% और एग्रीगेट में हमने देखा 50। तो ये जो पेपर आप लोग देखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड प्रोग्राम पे बेस्ड है आपका वाइवा वॉइस वाला पेपर। उस चीज़ को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। कोई आपको क्लिप्स बताएंगे किसी मीटिंग से रिलेटेड, नोटिस से रिलेटेड, और उस पर वो आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे। तो ये हम लोगों ने सिलेबस देखा है कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट का। अभी हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो हमारा पेपर नंबर 3 है, इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। अभी हम इसके बाद उसी को डिस्कस करेंगे। अब हम लोग कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट का पेपर नंबर 3 दैट इज इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, ये जो बिजनेस एनवायरनमेंट और इकोनॉमिक सब्जेक्ट है इसका सिलेबस डिस्कस करेंगे कि हमको इसमें क्या पढ़ना है, क्या क्या हमारे टॉपिक्स हैं जो कवर किए गए हैं। तो इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट पेपर नंबर 3 50 मार्क्स का है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आएंगे आपके एग्जाम में इसमें से 35 क्वेश्चंस, 35 क्वेश्चंस में से 15 क्वेश्चन 2 मार्क्स ईच और 20 क्वेश्चन 1 मार्क ईच। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हमारे पास इकोनॉमिक्स के मेन एग्जाम में रहेंगे CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस एग्जामिनेशन टेस्ट के, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन हमारे पास 35 हैं। 35 में से हमने मार्क्स का डिवीजन देखा, 15 क्वेश्चन 2 नंबर ईच के और 20 क्वेश्चन 1 मार्क ईच के। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन 15 + 20 कितने हो जाते हैं, 35। एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी को आपको लेके चलना है कि 120 मिनट्स में अगर हम लोगों को 4 सब्जेक्ट्स कंप्लीट करना है तो 120 मिनट्स का अगर हम लोग देखें तो राउंड अबाउट 30 मिनट्स में अगर हम देखें तो हमको हमारा ये वाला पार्ट कवर अप कर लेना है। तो 30 मिनट्स मतलब आधे घंटे में आपको 35 क्वेश्चंस इसके कंप्लीट करने रहेंगे। जो सिलेबस हम लोग डिस्कस करें तो देखें यहाँ पर आपके पास 8 चैप्टर्स रहेंगे इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट सब्जेक्ट में। चैप्टर नंबर 1 जो हम लोग पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई एंड फॉर्म ऑफ मार्केट कॉम्पिटिशन। ये चीज़ें शायद कुछ बच्चों ने पहले भी 11th-12th में पढ़ा हुआ होगा कि व्हाट इज़ डिमांड, व्हाट इज़ सप्लाई, मार्केट फोर्सेस हम पढ़ेंगे कि 2 होते हैं, वन इज़ डिमांड एंड अनदर वन इज़ सप्लाई। डिमांड सप्लाई की इक्वालिटी से इक्विलिब्रियम प्राइस निकलता है।
उसी के बाद आप इस सेगमेंट में पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, सप्लाई क्या होती है, क्या क्या डिटर्मिनेंट्स होते हैं जो सप्लाई कमोडिटी की अफेक्ट करते हैं जो उसी के बाद हम पढ़ेंगे मेन मार्केट फॉर्म्स। मेन मार्केट फॉर्म में परफेक्ट कंपटीशन क्या है, इम्परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, ओलिगोपोली, डियोपोली। तो डिफरेंट मार्केट के जो फॉर्म्स है वो हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 में। तो चैप्टर 1 हमारा इकोनॉमिक्स का बेसिक चैप्टर है जिसमें हम डिमांड पढ़ेंगे, सप्लाई पढ़ेंगे और डिफरेंट टाइप की मार्केट कंपटीशन की, परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली क्या होती है, इन्हीं के बारे में हम डिस्कशन लेंगे चैप्टर नंबर 1 में। चैप्टर 2 जो हमारे पास है नेशनल इनकम अकाउंटिंग। नेशनल इनकम क्या होती है, मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी इन एन ईयर्स टाइम। तो नेशनल इनकम फाइनल गुड्स और सर्विसेज की मनी वैल्यू को बोलते हैं। नेशनल इनकम के रिलेटेड कॉन्सेप्ट है कि जीडीपी क्या होता है, एनडीपी क्या होता है, एनएनपी एट एफसी क्या होता है। तो काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं नेशनल इनकम के। नेशनल इनकम को मेजर करने की 3 मेथड्स इसमें आप लोगों को बताएंगे। तो नेशनल इनकम एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट हमारा हो जाएगा चैप्टर नंबर 2। थर्ड चैप्टर जो हम डिस्कस करेंगे इसके बाद इंडियन यूनियन बजट। गवर्नमेंट का जो बजट है, बजट का कितना पार्ट किस चीज़ पर गया है, रेवेन्यू बजट क्या होता है, फिस्कल बजट क्या होता है, डेफिसिट बजट क्या होता है। तो गवर्नमेंट का आपको पता है एक एनुअल स्टेटमेंट होता है जिसमें गवर्नमेंट अपनी एक्सपेक्टेड इनकम और एक्सपेंडिचर लिखती है कि कमिंग फाइनेंशियल ईयर में कहाँ से हमारी इनकम हो सकती है और एक्सपेक्टेड है कि यहाँ यहाँ हम खर्चा करेंगे। मतलब बजट हमेशा ईयर शुरू होने के पहले ही बना लिया जाता है, इन एडवांस बनाया जाता है। तो गवर्नमेंट का प्रेजेंट जो यूनियन बजट है वो किस चीज़ पर कैसा है वो हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 में। और किस टाइप के डेफिसिट या घाटे हैं जो हमारी गवर्नमेंट को फेस करने पड़ रहे हैं, ये सब कंस्टिट्यूट करेगा चैप्टर नंबर 3 का पार्ट। चैप्टर 4 हम पढ़ेंगे इंडियन फाइनेंशियल मार्केट। इंडियन फाइनेंशियल मार्केट में आपको पता है इंडिया में जो फाइनेंस है एंटरप्रेन्योर को जो प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें कमर्शियल बैंक्स आते हैं, म्यूचुअल फंड आते हैं, कहीं ना कहीं कोऑपरेटिव बैंक्स भी है जो आपकी हेल्प कर रहे हैं, रीजनल रूरल बैंक्स आप लोग पढ़ेंगे। तो इंडियन फाइनेंशियल मार्केट में बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस कौन सी है जो हेल्प कर रही है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कौन सी है जो एंटरप्रेन्योरशिप के डेवलपमेंट में हेल्प कर रही है, ये इंडियन फाइनेंशियल मार्केट होगा हमारा चैप्टर नंबर 4। चैप्टर 5 हम पढ़ेंगे इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी में आपको बताया जाएगा कि 3 सेक्टर्स है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। तीनों का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कितना है, तीनों का एम्प्लॉयमेंट में कंट्रीब्यूशन कितना है। इंडियन इकोनॉमी में बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होती है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, व्हाट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो डिफरेंट टाइप की जो इन्वेस्टमेंट इंडियन इकोनॉमीज में हो रही है तो वो इंडियन इकोनॉमी में हो रही है, ये सब हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 5 में, दैट इज इंडियन इकोनॉमी। नाउ चैप्टर 6 जो हम डिस्कस करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप सिनेरियो। इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप का क्या सीन है, किस तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट को अपनी स्कीम्स निकालनी चाहिए और एंटरप्रेन्योर को हेल्प करना चाहिए। तो एंटरप्रेन्योर्स का प्रेजेंट स्टेटस क्या है और उनका फ्यूचर विजन तक उनको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, ये सब हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 में, दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप सिनेरियो। चैप्टर 7 हम लोग पढ़ेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट। हर वो फैक्टर जो आपके बिजनेस को अफेक्ट करता है इधर इंटरनली और एक्सटर्नली। जैसे कि कंपनी में काफ़ी सारी चीज़ें इनसाइड होती है जो आप हमारे बिजनेस को अफेक्ट करती है, एक्सटर्नल चीज़ें होती है जैसे कस्टमर्स होते हैं, कॉम्पिटिटर्स होते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ होती है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट होता है, लीगल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, काफ़ी सारे चेंजेस होते हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। तो हर वो फैक्टर जो बिजनेस के बेसिकली हम यहाँ पर लेंगे एक्सटर्नल होगा और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके बिजनेस को अफेक्ट करेगा, इसी को बोला जाता है एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस का एनवायरनमेंट हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 में। एंड लास्ट जो टॉपिक है हमारा चैप्टर 8 सिलेबस का कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। गवर्नमेंट की काफ़ी सारी इंस्टीट्यूशंस है जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में हेल्प करती है। जैसे कि आपने सुना होगा एक ऑर्गेनाइजेशन नीति आयोग, नीति इज NITI, नीति नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया।
ये आया है 1 जनवरी 2015 को बनाया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, बाय रिप्लेसिंग इन प्लेस ऑफ, ये किसके प्लेस पर आया था? प्लानिंग कमीशन पर। प्लानिंग कमीशन बना था इंडिया में 1950 में। प्लानिंग कमीशन जो 5 ईयर प्लान बनाता था, तो 12th 5 ईयर प्लान जब 2012 से 17 वाला चल रहा था, उसी के बीच में 2015 की 1 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला कि प्लानिंग कमीशन का रोल अब खत्म करना है और उसकी जगह एक नई इंस्टीट्यूशन बना दी उन्होंने, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो नीति का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया। ये अब 5 ईयर प्लानिंग की जगह ज़्यादा फोकस कर रहे हैं ईयरली प्लानिंग, ये एनुअल प्लान्स बनाते हैं। और प्लानिंग कमीशन में जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल ज़्यादा था, नीति आयोग सबसे ज़्यादा स्टेट के एक्टिव पार्टिसिपेशन पे ध्यान देता है। तो नीति आयोग एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है। सेबी अगर हम लोग देखें, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो फाइनेंशियल मार्केट को प्रमोट करती है और इंडिया में जो इन्वेस्टर्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है कि शेयर मार्केट में कोई घपले घोटाले स्कैंडल्स ये सब नहीं होने चाहिए। अपने रूल्स और रेगुलेशंस को इस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने दिया है इंडियन कैपिटल मार्केट, दैट इज स्टॉक एक्सचेंजेस के लिए। तो इस प्राइम ऑर्गेनाइजेशन को बोला जाता है सेबी, अगेन एन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। NCLT नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, कंपनी लॉ की जो ट्रिब्यूनल, जो आप कोर्ट्स के समान मानेंगे कि जो डिसाइड करेगा कि क्या चीज़ कंपनी और किसी पर्सन में अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो उसको डिसाइड करने वाली जो इंस्टीट्यूशन रहेगी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। एपेलेट ट्रिब्यूनल बोला जाता है इसको। इसमें एपेलेट ट्रिब्यूनल भी पढ़ेंगे कि NCLT का एपेलेट ट्रिब्यूनल भी होता है, जहां पर जाके हम किसी ऑर्डर के खिलाफ क्या कर सकते हैं? अपील। अभी हम पढ़ेंगे कि ये चीज़ें होती क्या है। तो हमने अपना सिलेबस जो इकोनॉमिक और बिजनेस एनवायरनमेंट का देखा, उसमें ये देखा कि हमारे पास नंबर ऑफ मार्क्स तो यहाँ पर इस सब्जेक्ट के 50 है, बट एग्जाम में जो क्वेश्चंस रहेंगे उनका नंबर कितना रहेगा? 35। 15 क्वेश्चंस रहेंगे 2 मार्क ईच के और 20 क्वेश्चन रहेंगे 1 मार्क ईच के। मोर और लेस आपके पास इसको टाइम जो देने के लिए रहेगा वो 30 मिनट्स का रहेगा। उसमें आप लोगों को 50 मार्क्स के क्वेश्चन कवर अप करना है, तो अपनी स्पीड पे बहुत ध्यान दें। एक क्वेश्चन होगा, उसके 4 ऑप्शन आपके पास होंगे, जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपको सिलेक्ट करना है। MCQ बेस्ड पेपर आप लोगों का आने वाला है कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट में। इकोनॉमिक्स के हमने देखे कि हमको 8 चैप्टर्स डिस्कस करना है, जिसमें आज हम अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, बेसिक्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई एंड फॉर्म ऑफ मार्केट। तो ये टॉपिक अभी हम अपने मेन मॉड्यूल से कवर करेंगे, बट उसके पहले अपना ये जो चैप्टर का थीम और सिलेबस है ये आप अच्छे से प्रॉपरली नोट डाउन या तो कर लें। तो इस टॉपिक को आप लोग पहले कवर करें, उसके बाद हम ये जो बेसिक्स है डिमांड और सप्लाई, यहाँ से इस टॉपिक को करेंगे स्टार्ट। सो स्टूडेंट्स, अब हम अपना चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट का जो इकोनॉमिक्स पेपर 3 है, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। तो इकोनॉमिक्स और एनवायरनमेंट का हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। आप अपने ICSI मॉड्यूल, जो आपका मेन मॉड्यूल आपको ICSI ने प्रोवाइड किया है, उसके देख रहे हैं, पेज नंबर देखें 2 पर दिया हुआ है थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, जिसमें फर्स्ट टॉपिक आप लोगों को गिवन है मीनिंग ऑफ डिमांड। अब ये टॉपिक में देखें, मीनिंग ऑफ डिमांड के बाद डायरेक्टली दिया हुआ है लॉ ऑफ डिमांड, बट आप ये चीज़ें आपको समझ में, मीनिंग ऑफ डिमांड के बाद लॉ ऑफ डिमांड तब समझ में आएगा जब हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड को प्रॉपरली समझ लेंगे, डिमांड होता क्या है उसको प्रॉपरली समझेंगे, उसके बाद हम समझ पाएंगे कि लॉ ऑफ डिमांड एक्चुअली क्या है। तो जब हम ये टॉपिक, वैसे तो हम स्टार्ट कर रहे हैं पेज नंबर 2 से आपके मेन मॉड्यूल पर, बट इसके पहले काफ़ी सारा जनरल पार्ट है हम जो मैं अभी आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ डिमांड से रिलेटेड, जो आपको क्लियर होना चाहिए, तो ही आप इन चीज़ों को प्रॉपरली कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। सबसे पहले देखो, जब हम लोग इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर रहे हैं तो आप पहली चीज़ ध्यान रखना, द वर्ड इकोनॉमिक्स। सबसे पहले मैं बेसिक आपको इकोनॉमिक्स का बताऊंगी कि इकोनॉमिक्स होता क्या है। तो इकोनॉमिक्स वर्ड 2 वर्ड्स को मिला के बनाया है। द वर्ड इकोनॉमिक्स इज टेकन फ्रॉम 2 वर्ड्स, इको एंड नॉमिक्स। इको का मतलब होता है मनी और नॉमिक्स का मतलब होता है स्टडी।
इन वेरी सिंपल टर्म्स अगर आपको कोई पूछता है कि व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक्स, तो आप आंसर देंगे इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट स्टडी ऑफ मनी। किसी भी कंट्री में पैसा कहाँ से आया, कहाँ गया, उसका नेचर, कॉज और इफेक्ट क्या है। तो जब भी हम मनी को स्टडी करेंगे, लाइक नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट, प्रोडक्शन, हर वो चीज़ कंट्री में जिसको हम मनी में स्टडी कर सकते हैं, वो पार्ट एंड पार्सल एक सब्जेक्ट का बनेगी जिसको क्या बोला जाता है, इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स इन टोटल हम लोग बोलेंगे किससे रिलेटेड सब्जेक्ट है, मनी से, पैसे से रिलेटेड सब्जेक्ट को क्या बोला जाता है, इकोनॉमिक्स। द वर्ड इकोनॉमिक्स ये इंग्लिश लैंग्वेज वर्ड है, इसको लिया है एक ग्रीक वर्ड से। द वर्ड इकोनॉमिक्स इज टेकन फ्रॉम ग्रीक वर्ड, ग्रीक लैंग्वेज वर्ड नेमिंग ओइकोनोमिया विच मीन्स हाउस होल्ड। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, ये जनरल पार्ट है बट इसके पूरे चांसेस है एग्जाम में क्वेश्चंस रेज करने के लिए। एग्जाम्स में जो क्वेश्चन रेज होंगे, काफ़ी सारी चीज़ें आप जनरल पार्ट की देखेंगे जो पूछी जाती है। तो वर्ड इकोनॉमिक्स इज टेकन फ्रॉम विच लैंग्वेज वर्ड, तो आंसर आप देंगे ग्रीक लैंग्वेज वर्ड। ग्रीक लैंग्वेज वर्ड कौन सा है, लाइक 4 ऑप्शंस देंगे, एइकोनोमिया, ओइकोनोमिया, पोइकोनोमिया। तो आपको पता होना चाहिए इकोनॉमिक्स से ग्रीक वर्ड से लिया है, ओ से स्टार्ट हो रहा है, ओइकोनोमिया, और ओइकोनोमिया का मतलब होता है हाउस होल्ड। तो इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अपना कंसर्न रखता है हाउस होल्ड के साथ। हाउस होल्ड का मतलब होता है घरेलू व्यक्ति जो अपने घरों में रहते हैं, जिनका उद्देश्य जीवन में पैसा कमाना है। तो हर वो पर्सन जो मनी से अपना पूरा कंसर्न रखता है, ऐसे पर्सन को बोलते हैं हाउस होल्ड। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक हाउस होल्ड हूँ, मैं क्यों आपकी क्लासेस ले रही हूँ, आपको पता है कोई भी बिजनेस या प्रोफेशन एक पर्सन क्यों करता है, ताकि वो पैसा कमा पाए और उससे अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ा पाए। वहीं आप सीएस का कोर्स कर रहे हैं, सीएस बनने के बाद आपका क्या इंटेंशन है कि आप इस प्रोफेशन में जाके ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अर्न कर पाओ। तो हर वो पर्सन जो अपना पैसे में इंटरेस्ट रखेगा, ऐसे पर्सन को बोला जाता है हाउस होल्ड। तो इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है जो किससे रिलेटेड है, हाउस होल्ड से, क्योंकि इकोनॉमिक्स का मतलब ही होता है स्टडी ऑफ मनी, और मनी अपना कंसर्न रखती है हाउस होल्ड के साथ। वहीं अगर एक नॉन हाउस होल्ड है, फॉर एग्जाम्पल कोई साधु सन्यासी है, तो साधु सन्यासी को आपको पता है पैसे से कोई लेना देना नहीं है, वो पैसे की मोह माया छोड़ चुके हैं। ऐसे लोग जिनका पैसे से कोई कंसर्न नहीं है, वो तो नॉन हाउस होल्ड है, और जो अपना मनी से कंसर्न रखेंगे, ऐसे लोगों को क्या बोला जाएगा, हाउस होल्ड। तो इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है जो अपना कंसर्न मनी के साथ रख रही है, तो अल्टीमेटली ये किससे रिलेटेड है, हाउस होल्ड से। तो आपने लर्न किया, इको मीन्स मनी, नॉमिक्स मीन्स स्टडी। इन वेरी सिंपल टर्म्स वी कैन से दैट स्टडी ऑफ मनी इज नोन एज इकोनॉमिक्स। The term economics, the word economics is taken from which language word? Greek word. Naming oikonomia, meaning household. तो इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है जो किससे अपना कंसर्न रखता है, हाउस होल्ड से। वहीं अगर आप लोगों से कोई क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द फंडामेंटल प्रेमाइस ऑफ इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स की फंडामेंटल प्रेमाइस होती है स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेस। स्कैरसिटी क्या होती है, ध्यान से सुनना। मैंने अभी आप लोगों से पूछा कि जनरल वे में वो आपसे एक और क्वेश्चन पुट ऑन कर सकते हैं कि व्हाट इज द फंडामेंटल प्रेमाइस ऑफ इकोनॉमिक्स। फंडामेंटल प्रेमाइस ऑफ इकोनॉमिक्स इज स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेस। आपकी इकोनॉमी में, आपकी कंट्री में जो रिसोर्सेज, जो संसाधन अवेलेबल है, अगर वो रिक्वायरमेंट से कम है, तो ऐसी सिचुएशन को बोला जाएगा स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। स्कैरसिटी का मतलब होता है किसी भी चीज़ की कमी होना। फॉर एग्जाम्पल, किसी इंस्टीट्यूट में अगर आप लोगों को फ़ी के डिपॉजिट करना है 40,000 रुपीज़ और आपके पास अवेलेबल है 35,000 रुपीज़, तो ये जो 5,000 आपको अभी कम पड़ रहे हैं, इससे ही बोला जाएगा स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। तो जब हमारी रिक्वायरमेंट, जो हमारी आवश्यकताएं हैं वो ज़्यादा है और जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वो उनसे कम है, ऐसी सिचुएशन को बोला जाता है स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। सो व्हाट इज स्कैरसिटी? When available resources fall short of their requirement। तो रिसोर्सेज जब रिक्वायरमेंट से कम हो,
ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं स्कैरसिटी। तो जब भी कोई पूछे कि इकोनॉमिक्स का फंडामेंटल प्रीमाइस या बेस क्या है, इज इट अबंडेंस ऑफ रिसोर्सेस और स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेस, तो अबंडेंस का मतलब तो रिसोर्सेस की अधिकता होना, ज़्यादा होना। इकोनॉमिक्स का ये फंडामेंटल प्रीमाइस नहीं है। इकोनॉमिक्स का फंडामेंटल प्रीमाइस है स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेस, मतलब रिक्वायरमेंट हमारी ज़्यादा है और उनको पूरा करने के लिए जो हमारे पास रिसोर्सेस अवेलेबल है उनकी क्या है, कमी। जब भी कोई पूछता है कि इकोनॉमिक्स में बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है, तो हम आंसर देंगे कि वो होती है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। और चॉइस मेकिंग भी हमको किसके कारण करनी पड़ती है, स्कैरसिटी। स्कैरसिटी के कारण हमको चॉइस मेकिंग करनी पड़ती है, क्योंकि आपको पता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती है 3 रीजन से। ह्यूमन बींग्स के जो वांट्स हैं वो क्या हैं, अनलिमिटेड। मुझे लाइफ में 2 चीज़ें अभी मैं बोल रही हूँ चाहिए, जैसे ही वो मिलेगा तो मैं बोलूँगी 3 और चीज़ें चाहिए, वो मिल जाएंगी तो और, मतलब हमारा नेचर ही ऐसा है कि हम जैसे जैसे लाइफ में आगे बढ़ेंगे, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे हम ये नहीं बोल सकते हैं कि हम अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड है, अब हमको कुछ नहीं चाहिए। डे बाय डे हमारी वांट्स बढ़ती जा रही है। ह्यूमन बींग्स जब तक हम लोग हैं, तो बीइंग अ ह्यूमन बींग्स हमारी वांट्स क्या होनी चाहिए, अनलिमिटेड। हमको कम से कम चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा। तो आपको पता है कि इच्छा तो ये होती है कि बहुत कुछ हमारे पास होना चाहिए। तो जब हमारी वांट्स हम बोल रहे हैं अनलिमिटेड है, इनको बोलते हैं अनलिमिटेड एंड्स। लेकिन हमारे पास होते हैं स्कैर्स मीन्स। स्कैर्स मीन्स मतलब जो मनी इनकम है इंडिविजुअल की वो फिक्स है और वो चाहे कि मैं सारी वांट्स को एक साथ पूरा कर लूँ, तो वो वैसा नहीं कर पाएगा। मैं चाहती हूँ कि गौरव टावर में जितनी भी चीज़ें आज अवेलेबल है सब खरीद के मेरे घर ले आऊँ। तो वांट तो मेरी अनलिमिटेड है, लेकिन मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं अपनी इन सारी वांट्स को एक साथ पूरा कर पाऊँ। तो जो पैसा अवेलेबल मेरे पास है वो है स्कैर्स, मतलब लिमिटेड। और वहीं आप देखेंगे मीन्स आर बीइंग कैपेबल टू पुट इनटू ऑल्टरनेटिव यूजेस, ये थर्ड इंटर रिलेटेड फैक्ट्स में आएगा। फर्स्ट फैक्ट इज अनलिमिटेड वांट्स, सेकेंड इज कैश मीन्स, और थर्ड होता है मीन्स का ऑल्टरनेटिव यूज। अगर आप मुझे बताएं कि ऑल्टरनेटिव यूज़ की हम बात करें, तो एक 10 रुपए का नोट है, उससे आप कॉपी भी खरीद सकते हो, पेन भी खरीद सकते हो, समोसा भी खा सकते हो और आइसक्रीम भी खा सकते हो। तो आपके पास जो पैसा है उसको खर्च करने का बताओ कोई एक ही ऑप्शन है या वेरियस ऑल्टरनेटिव्स हैं। तो आप जानते हो कि उस पैसे को खर्च करने के चैनल्स हमारे पास अलग अलग है। अब हमको चूज करना पड़ता है कि क्या चीज़ उस पर्टिकुलर सिचुएशन में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम पहले पैसा उसी में लगाएंगे, मतलब मोर अर्जेंट वांट में। उसी के बाद हम जाएंगे लेस अर्जेंट वांट पे, और लास्ट में हम जाएंगे लीस्ट अर्जेंट वांट पे। तो ये हम चॉइस मेकिंग कर रहे हैं अपने गोल्स के हिसाब से। इसी को बोला जाता है बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम, जो कहलाती है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। और वो किसके कारण अराइज हो रही है, तो आप आंसर बोलेंगे स्कैरसिटी। तो जब भी कोई पूछता है कि इकोनॉमिक्स का फंडामेंटल प्रेमाइस क्या है, तो हम आंसर देंगे स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। अच्छा, दे माइट आस्क कि हु वाज रिगार्डेड एज फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स देखो मैं आप लोगों को बताती हूँ, आज तक 2 टाइप की हुई है, पॉलिटिकल और मॉडर्न। पहले के टाइम पे जो इकोनॉमिक्स चलती थी वो पॉलिटिकल थी, बट इकोनॉमिक्स में अभी आपको ये भी समझना पड़ेगा कि एक टाइम पीरियड था जो सबसे पुराना टाइम था, उसको बोलते थे क्लासिकल पीरियड। आज जो टाइम है इसको बोलते हैं मॉडर्न पीरियड, और क्लासिकल के बाद और मॉडर्न के पहले जो बीच का टाइम पीरियड था उसको बोलते हैं नियो क्लासिकल पीरियड। बात मैं कर रही हूँ क्लासिकल पीरियड की, पुराने टाइम की इकोनॉमिक्स की। उसमें एक ऑथर थे जिनका नाम था एडम स्मिथ। उन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी 1776 में, नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। उसमें पहली बार डिस्कस किया था कि मॉडर्न इकोनॉमिक्स क्या है। तो देखो बात चल रही है, इकोनॉमिस्ट हैं क्लासिकल, बट उन्होंने नींव रख दी थी मॉडर्न इकोनॉमिक्स की। तो जब भी कोई पूछे कि हु वॉज रिगार्डेड एज फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, तो आप आंसर देंगे प्रोफेसर एडम स्मिथ। हिज बुक वॉज पब्लिश्ड इन विच ईयर, 1776। बुक का नाम था नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कि हु वॉज रिगार्डेड एज फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। तो आपने आंसर दिया प्रोफेसर एडम स्मिथ। बुक उनकी कौन से ईयर में पब्लिश हुई थी, तो आपने आंसर बोला 1776, 245 ईयर्स बैक, 1776। तो ये हमने इकोनॉमिक्स की कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ी है।
इसी के बाद अगर हम लोग आ जाते हैं अपने टॉपिक डिमांड पर, तो डिमांड अभी हमारा जो चैप्टर है वो है थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ये टॉपिक आप अपने माइंड में अच्छे से क्लियर कर लो। इकोनॉमिक्स मैंने लिखा है मनी स्टडी, ग्रीक वर्ड ओ इकोनॉमिया मीनिंग हाउस होल्ड। फंडामेंटल प्रीमाइस को इकोनॉमिक्स की पूछता है तो स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेस। नाउ लेट्स कम टू आवर मेन टॉपिक थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। हमारे सिलेबस का फर्स्ट टॉपिक है डिमांड और सप्लाई की थ्योरी। अभी हम डिस्कस करेंगे मीनिंग ऑफ डिमांड कि डिमांड होती क्या है। तो मैं आप लोगों को बताऊं, देखो मार्केट फोर्सेस दो टाइप के होते हैं, वन इज डिमांड एंड अनदर वन इज सप्लाई। तो जो फर्स्ट मार्केट फोर्स है उसको क्या बोला जाता है, डिमांड, और सेकेंड जो मार्केट का फोर्स है उसको क्या बोला जाता है, सप्लाई। मार्केट फोर्सेस इसलिए पढ़े जाते हैं ताकि हम निकाल पाए इक्विलिब्रियम प्राइस इन इकोनॉमी। इक्विलिब्रियम प्राइस वो प्राइस होता है जहां पर डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के बराबर होते हैं, और इक्विलिब्रियम प्राइस पर किसी भी प्रोडक्ट को एक बायर खरीदने को रेडी और एक सेलर बेचने को रेडी है। इस स्टेट को बोला जाता है इक्विलिब्रियम। तो जब हम इक्विलिब्रियम प्राइस निकालना चाहेंगे, प्राइस डिटर्मिनेशन करेंगे, तो वो दो मार्केट फोर्सेस से निकलेगा, वन इज डिमांड एंड अनदर वन इज सप्लाई। डिमांड करता है कंज्यूमर और सप्लाई कौन करेगा, प्रोड्यूसर। अब हम पढ़ेंगे कि डिमांड होता क्या है, व्हाट इज डिमांड। हमारा ये जो टॉपिक है आपका जो ICSI मेन मॉड्यूल है इसके पेज नंबर 2 पे गिवन है थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो फर्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं मीनिंग ऑफ डिमांड। व्हाट इज डिमांड। डिमांड एक मार्केट फोर्स है। इंडिया जैसी इकोनॉमी में आपको पता है प्राइजेस डिटरमाइन होते हैं मार्केट फोर्सेस से, डिमांड और सप्लाई के इक्वालिटी से, क्योंकि हमारे यहाँ पर चल रही है प्राइवेट एंटरप्रीन्योरशिप। और वहीं गवर्नमेंट जिन चीज़ों का प्राइस डिसाइड करती है उन प्राइजेस को बोला जाता है एडमिनिस्टर्ड प्राइस। तो अभी हम प्राइवेट डिसीजन मेकिंग में देख रहे हैं कि इक्विलिब्रियम कैसे निकलेगा, तो वो निकलेगा डिमांड और सप्लाई के फोर्सेस से। लेट्स स्टार्ट विद टॉपिक व्हाट इज डिमांड। ध्यान से सुनना, डिमांड का मतलब क्या होता है। डिमांड इज क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी बॉट बाय कंज्यूमर at a given price and during a given period of time. किसी भी कमोडिटी की वो क्वांटिटी जो एक कंज्यूमर खरीदता है गिवन प्राइजेस पर और गिवन पीरियड ऑफ टाइम में। और यहाँ पर देखो खरीदना वर्ड एक्चुअल और प्लान्ड दोनों चीज़ें आप लोगों को गिवन होगी। तो यहाँ पर ध्यान रखें, डिमांड ऐसी कमोडिटी को बोला जाता है विच कंज्यूमर विशेस टू बाय। विशेस मीन्स प्लान्स टू बाय, एक्चुअली वो कितना बाय कर रहा है उससे मतलब नहीं है। डिमांड और सप्लाई होते हैं प्लान्ड कॉन्सेप्ट। तो डिमांड और सप्लाई पूछे कि कमोडिटी की वो क्वांटिटी है जो एक्चुअली खरीदी या बेची जा रही है या जो प्लान्ड है, तो आप कौन से ऑप्शन के साथ जाएंगे, प्लान्ड के साथ। तो कमोडिटी की वो क्वांटिटी जो एक कंज्यूमर ने प्लान आउट किया है कि गिवन प्राइजेस पर गिवन पीरियड ऑफ टाइम में कमोडिटी की इतनी क्वांटिटी मुझे खरीदनी है। तो जब एक कंज्यूमर कमोडिटी की वो क्वांटिटी जो गिवन प्राइजेस पर मार्केट में जाके खरीदता है उससे बोला जाता है डिमांड। तो डिमांड करता है कंज्यूमर और सप्लाई कौन करेगा, प्रोड्यूसर। जब प्रोडक्ट का प्राइस ज़्यादा होगा तो आपके पास जो परचेजिंग पावर, जो इनकम लेवल अवेलेबल है उसको खरीदने की, वो क्या होगी, कम। तो प्राइस ज़्यादा तो आप क्वांटिटी डिमांडेड क्या करेंगे, कम। और जब प्रोडक्ट का प्राइस कम हो जाता है तो आपका परचेजिंग पावर, रियल इनकम आपकी बढ़ जाती है, तो आप डिमांड क्या करोगे, ज़्यादा। सो देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। जब हम डिमांड की बात करते हैं तो यूजुअली लोग समझते हैं कि डिमांड का मतलब होता है डिज़ायर, बट डिमांड इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम डिज़ायर। डिज़ायर का मतलब इच्छा होना। मेरी तो इच्छा हो रही है कि अभी वर्ल्ड ट्रेड पार्क में जितने प्रोडक्ट है सारे खरीद के मैं अपने घर पे लेके आ जाऊं। तो आप ये बताओ कि डिज़ायर मतलब जब मैं सपना देख रही हूँ तो उसके लिए क्या मनी प्राइजेस का होना ज़रूरी है। तो आप बोलेंगे नहीं मैम, सपनों के ऊपर तो आप कोई टैक्स नहीं लगा सकते हो, कोई पैसा आपको उसके लिए नहीं देना पड़ेगा, तो आप कुछ भी सोच सकते हो कि हम डिज़ायर तो हम कितना भी कर सकते हैं, लेकिन जिस दिन उस डिज़ायर को पूरा करने के लिए आपके पास आएगा इनफ परचेजिंग पावर, तो वो डिज़ायर आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिमांड में।
तो डिजायर डिमांड में तब कन्वर्ट होता है जब हमारे पास रहेगा इनफ परचेजिंग पावर। तो जब भी हम बात करेंगे इफेक्टिव डिमांड की, तो इफेक्टिव डिमांड में क्या क्या चीजें आएंगी? इफेक्टिव डिमांड में सबसे पहले चाहिए डिजायर प्लस मीन्स टू परचेज, मतलब परचेजिंग पावर होना चाहिए, प्लस विलिंगनेस टू यूज दोज मीन्स इन परचेज ऑफ दैट कमोडिटी। मेरी इच्छा होनी चाहिए कि मेरी इनकम का ये पार्ट मैं इस चीज की खरीद में लगाऊं। तो जब हम बात करते हैं इफेक्टिव डिमांड की, डिजायर, मीन्स टू परचेज, विलिंगनेस तीनों साथ में मिलेंगे, तब जाके वो डिजायर किस में कन्वर्ट होगा? इफेक्टिव डिमांड में, अदरवाइज नहीं। तो जब भी कोई क्वेश्चन पूछता है कि डिमांड और डिजायर एक ही है या डिफरेंट, तो आप आंसर देंगे डिफरेंट। बेगर क्या करेगा? बेगर अगर एक भिखारी है, उसके पास पैसा नहीं है, तो वो आपको पता है डिमांड नहीं कर सकता है, वो क्या करेगा? सिर्फ डिजायर। सो डिमांड और डिजायर सेम नहीं है, बोथ आर वेरी डिफरेंट। डिमांड के लिए अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिमांड एक स्टॉक वेरिएबल है या फ्लो। तो इकोनॉमिक्स में मैं आपको बताऊं, दो टाइप के वेरिएबल्स होते हैं। अगर पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर किसी चीज को मेजर करोगे तो वो स्टॉक है, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम किसी चीज को मेजर करोगे तो वो क्या होगा? फ्लो। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कि आप बताओ डिमांड और सप्लाई क्या फिक्स है कि 31 मार्च को ही करनी है? ऐसा ज़रूरी नहीं है। डिमांड कुछ चीज़ों की हम डेली करते हैं, वीकली भी कर सकते हैं, मंथली, ईयरली, क्वार्टरली, कैसे भी कर सकते हैं। तो जो चीज़ हमेशा चलती रहती है उसको बोला जाता है फ्लो वेरिएबल। एग्जाम्पल अगर मैं आपको स्टॉक और फ्लो का दूं, तो जो चीज़ रुकी हुई है, जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं वाटर इन रिजर्वायर, एक टैंक में पानी भरा हुआ है, रुका हुआ है, उसको बोलोगे आप स्टॉक। और रिवर का वाटर आपको पता है, जो नदी में पानी है वो तो लगातार बह रहा है, चल रहा है, उससे बोला जाएगा फ्लो। तो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे कि अगर हम इंडिया की पॉपुलेशन मेजर करें तो वो 31 मार्च को 10 साल में एक बार मेजर होती है, तो उसको बोलेंगे स्टॉक वेरिएबल। और नंबर ऑफ बर्थ या डेथ देखें तो वो तो ड्यूरिंग द ईयर चलेगा, उसको क्या बोलेंगे हम? फ्लो वेरिएबल। तो अभी हम जो डिमांड का जनरल टॉपिक ले रहे हैं उसमें हमने ये पढ़ा कि क्वांटिटी डिमांडेड होती है फ्लो वेरिएबल। तो डिमांड इज फ्लो वेरिएबल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज इट कैन बी daily, weekly, monthly, yearly, etc. सो डिमांड को क्या बोला जाएगा? फ्लो वेरिएबल। और दूसरी बात, डिमांड को हमेशा मेजर किया जाता है एट गिवन प्राइजेस। क्वांटिटी डिमांडेड इज मेजर्ड एट गिवन प्राइजेस। गिवन प्राइस इज 1, क्वांटिटी डिमांडेड इज 10, और व्हेन प्राइस राइजेस टू 2, क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स टू 7 यूनिट। तो क्वांटिटी डिमांडेड हमेशा एक्सप्रेस होती है गिवन प्राइजेस पर। और सेकेंडली हमने बोला कि जो क्वांटिटी डिमांडेड या डिमांड है वो फ्लो वेरिएबल है, वो स्टॉक नहीं है, क्योंकि वो कभी भी हो सकती है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कोई भी चीज़ चलती है तो उसे क्या बोला जाता है? फ्लो वेरिएबल। तो ये डिमांड का हमने बिल्कुल बेसिक टॉपिक देखा कि डिमांड क्या होती है, इफेक्टिव डिमांड क्या होती है, डिमांड को कौन सा वेरिएबल माना जाता है? फ्लो वेरिएबल। अभी हम इस टॉपिक को कवर करेंगे अपने मेन मॉड्यूल से, बट उसके पहले आप ये टॉपिक अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें। अब हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। सो स्टूडेंट्स, आपको होपफुली आज का मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जो भी नए नोटिफिकेशन है वो आप लोगों तक पहुंच पाएँ। इन केस अगर आपके कोई सजेशंस भी हैं, अगर आपके कोई पर्सनल प्रॉब्लम्स भी हैं, तो टॉपिक से रिलेटेड जो आप लोगों के प्रॉब्लम है, मेरा व्हाट्सएप नंबर गिवन है, आप उस पर भी अपने क्वेश्चंस रेज कर सकते हैं या हमें ईमेल भी कर सकते हैं। तो आपके सजेशंस यहाँ पर मोस्ट वेलकम्ड है। थैंक यू।